कोशिश करेंगे, लेकिन बात करते हैं कैनरा HSBC OBC लाइफ की ऋतु गंगराड़े अरोड़ा जी से। मैम, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या व्यू बन रहा है मैम आपका, खास तौर पर जैक्सन होल की जो आज बैठक शुरू होने वाली है उसमें जेनेट येलेन के बयान पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है। आप जैसे फंड मैनेजर्स क्या मान रहे हैं, ब्याज दरें अगले महीने से बढ़ेंगी यूएस में या समय लगेगा, दिसंबर के आसपास ही बढ़ेंगी? धन्यवाद, आपने शो पर बुलाया। जहां तक यूएस की ब्याज दरों का सवाल है, मुझे लगता है कुछ मजबूती जो यूएस इकोनॉमिक नंबर्स में दिखा है उसके कारण ये आशंका है कि यूएस रेट बढ़ाएगा, फेड रेट बढ़ाएगा और आज इस तरह की ही चर्चा होगी। पर मुझे आशा है कि ये शायद अगले महीना ना हो, साल के अंत तक हो, और अगर होगा तो बहुत सिग्निफिकेंट होने की संभावना नहीं है। एक छोटा रेट हाइक हो सकता है आए, जो कि एक अच्छा मैसेज यूएस के लिए है कि इकोनॉमी स्टेबल है, स्थिर है, इम्प्रूव कर रही है। बट डेफिनेटली लिक्विडिटी के लिहाज से इम्पैक्ट रहेगा, करेंसीज पर इम्पैक्ट रहेगा, तो काफी उथल पुथल की संभावना रहती है। पर मुझे आशा है कि इस समय एकदम इमीडिएटली रेट हाइक नहीं आएगा। ओके, तुरंत रेट हाइक ना आए तो ये एक राहत की बात होगी और फिर शायद भारतीय बाजारों के लिए ज्यादा बेहतर मौका होगा। एक बड़ी एफआई रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था, रितु जी गुड मॉर्निंग। 5 साल के लिहाज से हिंदुस्तान के बाजार पूरे दुनिया भर के बाजारों में सबसे आकर्षक लगते हैं उन्हें। क्या आप सहमत हैं इससे? और 5 सालों के लिहाज से 2 सवाल यहां पर लेना चाहता हूं। क्या वाकई में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे इक्विटी में? और दूसरी बात है कि किसी भी एसेट क्लास से कंपेयर करके देखें तो क्या इक्विटी 5 सालों में सबसे बढ़िया रिटर्न देगी? इस आंकलन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इंडिया जो है आज ग्लोबली देखें या इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, एक आइलैंड ऑफ काम और प्रोग्रेस बना हुआ है। सभी तरफ काफी सारी चिंताजनक स्थिति है। इंडिया रिलेटिवली एक अच्छी ग्रोथ दे रहा है, इकोनॉमिक्स इम्प्रूव हो रहे हैं, कॉर्पोरेट नतीजों में होपफुली सुधार दिखने लगेगा। तो इंडिया से अट्रैक्टिव, और करेंसी काफी स्टेबल रही है, तो इंडिया से अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अगले कुछ सालों के लिए नहीं रहेगा। और जैसे कि हम अगस्त में देख रहे हैं, मार्केट स्थिर है, एक रेंज में है, कंसोलिडेट कर रहा है, बट कोई बहुत शार्प करेक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है आंकलन करने का, नए निवेश की रणनीति बनाने का। अगले 3 से 5 साल बहुत अच्छे रिटर्न्स बने रहेंगे इंडियन मार्केट्स में। चलिए, तो अगले 3 से 5 साल भारतीय बाजारों के लिए काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। लेकिन मैम, आपसे राय लेना चाहता हूँ फार्मा सेक्टर पर। पिछले 2-3 दिनों से ये ज्यादा लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है और पिछले 1-2 महीने से देखिए खराब खबरें आने का सिलसिला थोड़ा घट गया है, अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। यूएस FDA कई कंपनियों को क्लीन चिट देता हुआ दिख रहा है। बायोकॉन जैसे स्टॉक्स हम देख रहे हैं आज नए 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं। आप इस सेक्टर को किस तरह से अप्रोच कर रही हैं? क्या बॉटम आउट हो चुके हैं फार्मा शेयर और खरीदना चाहेंगे अब? फार्मा सेक्टर में हर स्टॉक का अलग रवैया रहता है, एक ब्रश से पेंट नहीं किया जा सकता पूरे सेक्टर को, और काफी कुछ न्यूज ड्रिवन भी रहता है। पर्सनली फार्मा सेक्टर पर मेरा रुझान कम हुआ है और मुझे लगता है अब अगर मार्केट तेजी देगा, एक रिकवरी दिखाएगा अगले कुछ सालों के लिए, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिकवरी नहीं होगी, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड रिकवरी होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में मैं आईटी, फार्मा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर ओवरवेट रही थी और आपके प्रोग्राम पर भी कई बार इसकी हमने चर्चा की। बट अब मेरी पोजीशनिंग पूरी तरह से डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे है, डोमेस्टिक रिकवरी पे है। पीएसयू बैंक्स मुझे एक अच्छा मौका देंगे लगता है रिटर्न्स कमाने का। उसके अलावा सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, डोमेस्टिक रिकवरी पर मेरा ज्यादा ध्यान है। तो ये इस वक्त आपके लिए एक्शन वाला बाजार में इस वक्त हेमंत जो सबसे बड़ा एक्शन दिख रहा है वो बैंक निफ्टी में बहुत उतार चढ़ाव वाला। कभी आपको बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर नजर आएगा, कभी 1/4% नीचे दिखेगा। इसी पर एक राय बैंकिंग शेयरों पर लिया जाए और साथ ही आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं कि छोटे और लघु उद्योगों को आसानी से कर्ज दिया जा सके, काफी कुछ सुधार करने की कोशिश आरबीआई कर रही, नई गाइडलाइंस भी आई। ऋतु जी कैसे देखती है आप पूरे बैंकिंग सेक्टर को और क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पर? बैंकिंग सेक्टर बहुत जरूरी है, ध्यान से देखें, क्योंकि यही हमें बताएगा कि इकोनॉमी में सही सुधार कब आता है। बैंकिंग दूसरा पहलू है इकोनॉमी का। मुझे उम्मीद थी कि इस बार शायद बैंकिंग के नतीजों में सुधार दिखेगा, खासकर पीएसयू बैंकिंग के नतीजों में, बट सभी बैंक्स में ऐसा नहीं रहा। कुछ दिग्गज बैंकों में जरूर सुधार है।
मुझे लगता है कि बैंकिंग को अगले क्वार्टर भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, पर जो पूरी स्पेस है फाइनेंशियल सर्विसेज की, एनबीएफसीज की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, इनने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आगे भी मुझे लगता है रिटर्न्स देंगे। और पीएसयू बैंक्स खासकर मुझे अभी अच्छे लगने लगे हैं इंक्रीजिंगली, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा। और जो इस तरह की रिलैक्सेशन आरबीआई दे रहा है ये बहुत अच्छा है। इसी से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी एट ग्रास रूट लेवल, छोटे उद्योगों में। मैम, आपने फार्मा की बात करी, आपने फेड की बात करी। फेड की जो बैठक होने वाली है एफओएमसी की, वो 20 और 21 सितंबर को होने वाली है। इसके अलावा यूएस में सब लोग अब इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर होते हुए दिख रहे हैं और भारत में आईटी सेक्टर को बड़ा डर लग रहा है कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना आ जाएं। हालांकि अब यूएस में मैं कल देख रहा था, वो खुद कह रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन उनके लिए भी अच्छी रहेंगी। ये बताइए, आईटी सेक्टर को इन सब खबरों के चलते आप किस तरह से अप्रोच करेंगी? आप अभी कह चुकी हैं हालांकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से आप दूर रहेंगी, तो क्या उसमें आप आईटी सेक्टर से भी दूर रहने की बात कह रही हैं? आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी सी चिंता की स्थिति बनी हुई है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट है, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट है। जो एक बिजनेस मॉडल शिफ्ट हो रहा है नई टेक्नोलॉजीज की तरफ, उसके लिए हमारी कंपनीज अपने आप को रीओरिएंट कर रही हैं। करेंसीज, इंडियन करेंसी काफी स्टेबल रही है कंपेयर टू दूसरी करेंसीज जो काफी वॉलेटाइल रही हैं, तो वहां से भी कोई टेलविंड आईटी सेक्टर्स को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगले कुछ समय आईटी सेक्टर के नतीजे थोड़े से चिंताजनक रहेंगे जब तक कि एक क्लियर शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल नहीं कर पाते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा आईटी शेयरों पर सावधानी का रुख बनाकर रखें। लेकिन क्योंकि अब 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई है, वो पैसा लोगों के हाथ में आने वाला है इसी महीने, सितंबर के महीने से। ऋतु जी, ये बताएं, कंजम्पशन स्टोरी में आप कहाँ बुलिश हैं और इनके दम पर कहाँ आपको पॉजिटिव रुझान या खरीदारी के मौके नजर आते हैं? कंजम्पशन स्टोरी में मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस अच्छा लगता है। एफएमसीजी काफी महंगा है। उसके अलावा मुझे ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंक्स सेक्टर भी अच्छे लगते हैं। हमने देखा है कि अगर आप मिला जुला बेनिफिट देखें, जीएसटी का भी बेनिफिट है, अपटेक इन डिमांड भी है, रूरल एंड अर्बन डिमांड दोनों में ही सुधार है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स इसको ऑलरेडी दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अभी भी थोड़ा सा अपसाइड बाकी है। तो आपने कहा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। कैबिनेट एक नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी ऐलान करने वाला है, मंजूरी देने वाला है उसको। ये बताइए, इसके चलते क्या आपको कमर्शियल व्हीकल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस का अनिल जी भी बात कर रहे थे कि पैसा अब आ जाएगा लोगों के हाथ में तो टू व्हीलर्स में डिमांड बढ़ेगी, एक थ्योरी ये भी है मार्केट में। आपको इन दोनों में से कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों भी अच्छे लगते हैं तो भी बताइए। मुझे पर्सनली 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स और 2 व्हीलर्स ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है अच्छे मॉनसून तो रहे हैं, पर अभी रूरल डिमांड और कमर्शियल व्हीकल्स का काफी लिंकेज रहता है इंडस्ट्री रिकवरी एंड एग्रीकल्चरल गुड आउटपुट से। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा और देखकर निवेश करना चाहूंगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार 8600 के करीब